हेलो क्लास, कैसे हैं आप सभी लोग। लेक्चर 28 सुप्रीम कोर्ट के अगले पार्ट में आप सभी का स्वागत है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का लेक्चर आज 28 है, जो सेकंड पार्ट है लेक्चर का। इसके बाद एक और पार्ट आएगा, थर्ड पार्ट। थोड़ा लंबा हो सकता है, इसके लिए आप परेशान ना होइए। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड चीजें थोड़ी जरूरी हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट इसलिए जरूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा गार्जियन बन के बैठा है। ये हमें कुछ ऐसी चीजें देता है जो हमें समझनी जरूरी है, जाननी जरूरी है और उसको एक्सेप्ट करना जरूरी है। तो इसकी एक्सेप्टेंस के लिए इसको पढ़ना जरूरी है और सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और मजेदार बात है कि इससे रिलेटेड चीजें एग्जाम में आती भी बहुत हैं। तो एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड चीजें लगातार आती रही और अभी भी आएंगी, तो इसको आप टाल नहीं सकते। तो उससे पहले ज्यूरिडिक्शन एंड द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के पास भी कुछ शक्तियां हैं जो उसे चलानी पड़ती हैं, करनी पड़ती हैं। जैसे आप बात करेंगे कि हमारा सुप्रीम कोर्ट और अमेरिका सुप्रीम कोर्ट, तो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में क्या है, वो एक सुपर लेजिस्लेशन की तरह काम करती है। वो एक सुपर लेजिस्लेशन है वहां का, ये एक पॉजिटिव रोल प्ले करती है। हमारे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी के साथ एक प्रॉपर बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है। ऑल्दो हमने एज अ गार्जियन सुप्रीम कोर्ट को रखा हुआ था, इनके पास कुछ बेसिक रूल्स हैं जो करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को हम इतने पावर्स में बांट सकते हैं: ओरिजिनल जुरिडिक्शन, रिट जुरिडिक्शन, एप्लेटाइट जुरिडिक्शन, एडवाइजरी जुरिडिक्शन, अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन एंड अदर पावर। तो इसमें जो ये पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू है, आज हम इसकी बात करेंगे। बट इससे पहले आइए इनके बारे में पढ़ लेते हैं। A federal court of Supreme Court decide the dispute between different unit of Indian Federation more elaborately than any dispute between the central and one more and the state। देखिए, जब भी डिस्प्यूट की बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे ऊंची कोर्ट है, तो यहाँ पर कोई भी डिस्प्यूट जाता है। अगर कहीं सेंटर और स्टेट या दो स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट है तो वो किसी स्टेट कोर्ट में तो जा नहीं सकता, मतलब हाई कोर्ट में तो जा नहीं सकता, वो सीधे सुप्रीम कोर्ट पे आएगा। सेंट्रल और किसी स्टेट के बीच में, और स्टेट एक साइड और एक साइड बहुत सारे स्टेट हैं, तो इनके बीच में भी जा सकता है। एक स्टेट या कई स्टेटों के बीच के डिस्प्यूट, तो जो भी ये डिस्प्यूट्स हैं वो कहाँ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में। इन सब अबाउट डिस्प्यूट्स में क्या होता है, इन सब अबाउट डिस्प्यूट्स की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट हैज एक्सक्लूसिव ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब अदर कोर्ट कैन डिसाइड सच डिस्प्यूट एंड ओरिजिनल मींस द पावर ऑफ हियर सच डिस्प्यूट इन द फर्स्ट इंस्टेंस, नो वे टू अपील। मतलब इसमें अपील करने का पूरा राइट किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास। ये किसके पास जाएंगे, सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास। Further jurisdiction of the Supreme Court does not extend to the following: a dispute arising out the pre-constitutional treaty, agreement, convent, engagement, standard and the similar instrument। अंग्रेजों के समय पर कोई भी चीज हुई थी, कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले, तो उस डिस्प्यूट को ये सॉर्ट टिका। सर डिस्प्यूट अराइजिंग टू एनी ट्रीटी, एग्रीमेंट, ईटीसी स्पेशली प्रोवाइडेड सच जुरिडिक्शन डज नॉट एक्सटेंड टू सच डिस्प्यूट। अगर कोई ऐसा डिस्प्यूट है जिसमें पहले से लिखा है कि इसको सुप्रीम कोर्ट नहीं ले जाया जा सकता, कोई ऐसी ट्रीटी है जिसका जुरिडिक्शन क्षेत्रीय उनसे बाहर है, वो नहीं जाएगा। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, ये क्या होता है, पार्लियामेंट बनाती है, तो इसको भी आप इसमें नहीं डाल सकते। मैटर रिफर टू द फाइनेंस कमीशन, जो भी मैटर फाइनेंस कमीशन के पास, वो नहीं। एडजस्टमेंट ऑफ सर्टेन एक्सपेंसेस इन द पेंशन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट, अगर किसी एक्सपेंस या पेंशंस का कोई डिस्ट्रीब्यूशन है वो नहीं आ सकता। ऑर्डिनरी डिस्प्यूट ऑन कमर्शियल नेचर, जो सेंट्रल स्टेट के बीच में, वो नहीं आ सकते। रिकवरी ऑफ डैमेज ऑफ द स्टेट अगेंस्ट द सेंटर, कोई डैमेजेस हुए हैं स्टेट के द्वारा सेंटर पे, तो उसे रिकवर कर रहे हैं। 1961 में फर्स्ट सूट अंडर ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट वाज ब्रॉट बाय द वेस्ट बंगाल अगेंस्ट द सेंटर। पहली सूट आई थी वेस्ट बंगाल के सेंटर के अगेंस्ट। द स्टेट गवर्नमेंट चैलेंज द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द कोल बेयरिंग एरियाज, जो कोल एरियाज हैं उनके लिए किया गया था 1957 के एक्ट के थ्रू। तो पार्लियामेंट, हाउएवर सुप्रीम कोर्ट ने ये सूट हटा दी थी। उन्होंने कहा था जो एक्ट है वो वैलिड है और इसको आप बिल्कुल हटा नहीं सकते। उन्होंने कहा कि ये जो एक्ट है इसकी वैलिडिटी कितने दिन चलेगी। सुप्रीम कोर्ट क्या, सुप्रीम कोर्ट से बोला था कि सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पे कोई भी चीज करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस वर्डिक्ट को चेंज करने की कोशिश की थी और इन्होंने कहा था नहीं, जो एक्ट है वो बिल्कुल सही है, इस पे आप कोई केस नहीं कर सकते। सूट जो था वो कैंसिल कर दिया गया था। रिट जुरिडिक्शन, सुप्रीम कोर्ट के पास 5 तरीके के रिट हैं। हैर्बस कॉर्पस है, प्रेजेंट द बॉडी, मैंडेमस है, वी कमांड, प्रोहिबिशन है, मनाही, क्यू वारंटो है और सर्टेरी है। ये सारे फंडामेंटल राइट के लिए। द सुप्रीम कोर्ट हैज ओरिजिनल जुरिडिक्शन इन द सेंस ऑफ aggregate citizens can directly go to the Supreme Court, not necessary by
नॉट नेसेसरी बाय द वे ऑफ अपील, वो सीधे जा सकते हैं हाई कोर्ट को छोड़ के सुप्रीम कोर्ट, बट ऐसा नहीं है। रिट ज्यूरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट के पास भी नहीं है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास सिर्फ नहीं है, हाई कोर्ट के पास भी है, तो हाई कोर्ट के पास भी फंडामेंटल राइट के लिए जा सकते हैं। तो सिटीजन को देखना है वो किस में जाना चाहते हैं, अगर वो चाहें तो सीधे सुप्रीम कोर्ट में भी आ सकते हैं। Therefore, original jurisdiction of the Supreme Court with regard to federal dispute between the original jurisdiction regarding the fundamental right से related कोई भी jurisdiction है वो इनके पास आएगा. In the first case, it is exclusive and the second case it is concurrent with the higher court jurisdiction. Moreover, the parties involved the first gate are unit of federation, central and state, and the dispute का second case होता है citizen और government के बीच में. अगर central state के बीच में तो पहला case होगा, और अगर state और गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में, भले वो सेंट्रल स्टेट कोई भी गवर्नमेंट है, तो सेकंड केस होगा. डिफरेंस बिटवीन रिट ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट में बहुत है. सुप्रीम कोर्ट के पास रिट का राइट जो है फंडामेंटल राइट के लिए, पर हाई कोर्ट के पास अदर चीजों के लिए भी है. बट द पार्लियामेंट जो है वो इसको रिट को और पावर्स को बढ़ाकर किसी और को भी दे सकती है, बट अभी तक दिया नहीं गया. Appellate jurisdiction, it is mentioned Supreme Court has not only succeeded the Federal Court of India but also replaced the British Navy. जब अंग्रेज था तो क्या था, हमारे यहाँ जो फेडरल कोर्ट बनाया गया था इससे ऊपर ब्रिटिश पेवी थी, मतलब यहाँ पर आप हाईली अपील कर सकते थे, यहाँ पर जाकर आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रख सकते थे. अब क्या है, अब हमारी कंट्री में हाईएस्ट सुप्रीम कोर्ट है, ये लास्ट है, इसके बाद आप कहीं नहीं जा सकते. तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, सिविल मैटर, क्रिमिनल मैटर और स्पेशल लीव, ये सारी चीजें यहाँ पर आती हैं. कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर से रिलेटेड कोई भी चीज है तो वो यहीं आएगी, सारे क्वेश्चन इनके पास आएंगे और इसको यही देखेंगे कि इन्हें डिसाइड करना है, इन्हें डिसाइड करना है इनके हाथ में. सिविल मैटर, कोई भी सिविल मैटर है जो लोअर कोर्ट, अदर कोर्ट से होते हुए आया है. पहले क्या था कि 20,000 से ऊपर के मैटर आते हैं तो कोई भी 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का आ गया, इसकी लिमिट हटा दी गई, अब कोई भी केस यहाँ पर आ सकता है, भले 100 रुपए का. क्रिमिनल मैटर, सारे मैटर क्रिमिनल के जो भी हैं वो यहाँ आ सकते हैं, ठीक है, और इसको यहाँ पर यूज किया जा सकता है. बट कोई डिसीजन दे जा चुका है तो उसके अगेंस्ट नहीं. स्पेशल लीव, सुप्रीम कोर्ट ऑथराइज्ड है स्पेशल लीव टू अपील जजमेंट एनी मैटर पास बाय द कोर्ट ट्रिब्यूनल. कोई भी चीज है उसको वो मिलिट्री ट्रिब्यूनल और कोर्ट को छोड़कर कोई भी चीज अगर की गई है तो वो अपने पास रख सकती है, ठीक है. इट इज अ डिस्क्रिशनरी पावर, हेंस कैन नॉट बी क्लेम्ड एज द मैटर ऑफ राइट. इट कैन बी ग्रांटेड इन एनी जजमेंट वेदर इज फाइनल और इंटरकोर्टरी, मतलब अगर कोई फाइनल डिसीजन आ चुका है या आने वाला है या आ चुका उस पे भी. इट रिलेटेड टू एनी मैटर कॉन्स्टिट्यूशनल, सिविल, क्रिमिनल, इनकम टैक्स, लेबर, रेवेन्यू, कुछ भी उसमें ही कर सकते हैं. इट कैन ग्रांटेड अगेंस्ट एनी कोर्ट, हायर लोअर किसी के घर, बट जो मिलिट्री ट्रिब्यूनल है उसके लिए नहीं. दस द स्कोप ऑफ दिस प्रोविजन इज वेरी वाइड, तो ये बहुत वाइड है, किसी भी कोर्ट को दे सकते हैं, कहीं पे भी दे सकते हैं. तो ये स्पेशल इनके वो राइट दिए गए हैं. एडवाइजरी जुरिडिक्शन 143 के तहत कहा गया है कि कोई भी पब्लिक इंपॉर्टेंस का क्वेश्चन है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट को मैटर में एडवाइस देने का, डिस्प्यूट अराइजिंग टू एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी एग्रीमेंट, तो वहां पर वो एडवाइजरी की तरह काम करती है, प्रेसिडेंट को ओपिनियन देती है. मस्ट होती है, सुप्रीम कोर्ट मस्ट टेंडर द ओपिनियन टू द प्रेसिडेंट. इन बोथ केसेस द ओपिनियन एक्सप्रेस सुप्रीम कोर्ट इज ओनली एडवाइजरी नॉट जुडिशरी प्रेरोगेटिव. तो यहाँ पर जो भी है वो प्रेसिडेंट पर बाइंडेड नहीं है, वो इस अथॉरिटी में एडवाइस दे सकते हैं और उसके बाद तो उनको डिसाइड करना है, गवर्नमेंट को डिसाइड करना क्या करेंगे. कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, as a court of record supreme court has the two powers. Judgment proceeding act supreme court are recorded perpetual memory and testimony. भाई जितने भी केसेस होते हैं उनको रिकॉर्ड करके रखते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए. It has the power to punish the contempt of court. सिंपल इम्प्रिजनमेंट टर्म होता है 6 महीने से लेकर 2,000 रुपए फाइन तक, कुछ भी हो सकता है. 1991 में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट हैज पावर टू पनिश द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नॉट ऑफ इटसेल्फ बट आल्सो द हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, ट्रिब्यूनल कोर्ट, इन सबको भी दे दिया गया. तो ये सारी चीजें हैं. कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहीं भी, कंटेम्प्ट ऑफ मे बी सिविल और क्रिमिनल. सिविल कंटेम्प्ट मींस विलफुल डिसोबीडियंस कर देना किसी चीज का, कि आप क्रिमिनल, आपको बुलाया गया आप नहीं गए. स्कैंडलाइज और द लोअर अथॉरिटीज ऑफ द कोर्ट के साथ भी प्रेजुडिस कर देना है ना, जुडिशियल प्रोसीडिंग का ऑब्स्ट्रक्ट करना एडमिनिस्ट्रेशन पे उस मैनर में. तो इनोसेंट publication and the distribution on the same matter, fair accurate report of judicial proceeding, fair reasonable criticism of the judicial act, comment on the administration side of the judiciary do not amount of the contempt of court. अगर आप रिपोर्ट जुडिशियल प्रोसीडिंग की फेयर एंड रीजनेबल क्रिटिसिज्म कर रहे हो तो इसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं आप कर सकते. पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, इनको बेटा जुडिशियल रिव्यू के राइट दिए गए हैं.
ये जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं, जो भी चीज हुई है कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनली किसी भी चीज की वैलिडिटी चेक कर सकती है, उसको कर सकती है, डिक्लेयर इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल नलिफाइड कर सकती है, ये चीजें कर सकती है। ये इसके लिए एक पॉजिटिव अप्रोच है, इसको ये कर सकती है। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन, सुप्रीम कोर्ट इज अल्टीमेट इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट कैन गिव फाइनल वर्जन ऑफ स्पिरिट, ठीक है, ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए इंटरप्रिटेशन करती है। जब ये वाइल इंटरप्रेटिंग कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट गाइडेड अ नंबर ऑफ डॉक्ट्राइन, इसमें बहुत सारी डॉक्ट्राइन बनाई गई, डॉक्ट्राइन ऑफ सर्विलिटी, डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर, डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेस, डॉक्ट्राइन ऑफ टेरिटोरियल एक्सेस, डॉक्ट्राइन ऑफ पिच एंड सब्सटेंस, डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन, डॉक्ट्राइन ऑफ इम्प्लाइड पावर्स, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रेसिडेंट, डॉक्ट्राइन ऑफ ऑक्यूपाइड फील्ड, डॉक्ट्राइन ऑफ ओवर रूलिंग। तो इन सब के पॉइंट्स याद कर लीजिएगा, इनको बहुत ज्यादा अंदर नहीं पढ़ना। अदर पावर, it decide a dispute between the election in the president and vice president and other authorities। अगर कोई इलेक्शन हुआ, इसमें कोई डिस्प्यूट है तो सुप्रीम कोर्ट डिफाइन करेगी। इट इंक्वायर्स द कंडक्ट एंड द बिहेवियर ऑफ चेयरमैन एंड द मेंबर्स ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो भी हायर पोस्ट हैं पब्लिक की उनको, और उसमें सुप्रीम कोर्ट इन दिस रिगार्ड बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, इनके एडवाइस वो बाइंडिंग है। इट हैज पावर टू रिव्यू ओन जजमेंट एंड ऑर्डर, तो ये खुद के जजमेंट को फिर से देख सकती है। इट इज नॉट बाउंड by its previous decision and can depart from the interests of just and community welfare। In brief, सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही केशवानंद भारती के 1973 में गोलकनाथ केस को वायलेट किया था, तो ये कर सकते हैं, अपने प्रीवियस जजमेंट को भी ये चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं जो दे दिया पत्थर की लकीर उसे बदला जा सकता है। इट इज ऑथराइज्ड टू विड्रॉ द केसेस पेंडिंग बिफोर द हाई कोर्ट एंड डिस्पोज देम बाय इटसेल्फ, वो किसी भी पेंडिंग केस को अपने पास ला सकती है और किसी भी केस को किसी भी और कोर्ट में ट्रांसफर कर सकती है। The law binding to the all courts in India, इसके लॉ हर जगह हैं। A decree or the order enforceable throughout the country, all authorities civil and judiciary of the country is in the aid of the Supreme Court। जो भी सुप्रीम कोर्ट के रूल्स और एक्ट है उनको फॉलो कराएंगे। It has power for judicial superintendence and the control over the court and the tribunal, over कोर्ट और ट्रिब्यूनल में कंट्रोल यही करती है जितने भी कंट्री के टेरिटरीज में है। सुप्रीम कोर्ट jurisdiction and powers with respect to the matter of the union list can be enlarged by the parliament। इसकी जो लिस्ट है इसको और बढ़ाया जा सकता है। फर्दर इस jurisdiction and power with the respect of other matter can be enlarged by the special agreement of central and state, इसको और बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अब आते हैं जुडिशियल रिव्यू का जो मेन पार्ट है इसमें चैप्टर 8 में, ये पार्ट 2 है हमारा। देखिए जुडिशियल रिव्यू होता क्या। जुडिशियल रिव्यू बेटा जनरली गवर्नमेंट ने के अगेंस्ट एक तरीके से, या कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें जो चल रही हैं इसमें पब्लिक की हेल्प के लिए बनाया गया है कि ये जुडिशियल रिव्यू के थ्रू पब्लिक के राइट्स प्रोटेक्ट किए जाएं और उनको सिक्योर किया जाए। जुडिशियल रिव्यू जो है वो सुप्रीम कोर्ट देता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज को चेक करने के लिए, मतलब कोई भी न्यू लॉ बन रहा है तो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है कि नहीं, इसका चेक करने का काम कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट करती है। तो ये चेक एंड बैलेंस किसके पास जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के पास। इसको अगर बात करेंगे, मेबरी वर मेडिसन पहले थे। व्हेन थॉमस जेफरसन बिकेम द प्रेसिडेंट, ही रिफ्यूज्ड टू गिव William Mabry his commission to become judge because Mabry has been chosen by his opponent election. The judiciary in the 91 allowed Mabry to appeal directly to the Supreme Court. तो यहाँ से judicial review, constitutional issue. When the originally jurisdiction was here, Marbury case under the Act of 1801 was unconstitutional. तो क्या decision John Marshall declared the new लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल एस्टेब्लिशिंग द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, मतलब आप किसी को अगर हटाने की कोशिश करते हो, किसी भी रूल को बदलने की कोशिश करते हो तो वहां पे जुडिशियल रिव्यू आएगा। क्या हुआ, एक जज का अपॉइंट किया गया तो इसने केस कर दिया कि भाई मुझे क्यों नहीं किया गया, आपको बल्कि अपोनेंट ने चूज किया था, तो फिर यहाँ पर केस आया, इसका डिसीजन आया, जॉन मार्शल ने केयर किया अनकॉन्स्टिट्यूशनल अगर कुछ है तो वहां पर जुडिशियल रिव्यू की पावर आएगी और उसको हम हटा सकते हैं। तो जुडिशियल रिव्यू यहाँ से स्टार्ट हो गया। अब हमारी कंट्री में रूल ऑफ लॉ चलता है, ठीक है। रूल ऑफ लॉ क्या है, ट्रांसपेरेंट होता है, प्रेडिक्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी होती है, इन्फोर्समेंट होता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से अलग होता है। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं भाई, जो लॉ फॉलो करा देगा उसको आपको फॉलो करके चलना पड़ेगा, आप उसे चेंज नहीं कर सकते कि एक बार रूल आ गया तो आ गया, अब इसे बार बार आप चेंज करने लगोगे तो आप बाकी चीजें कर सकते हो, देयर इज नो चेंज। तो रूल ऑफ लॉ में कोई भी बदलाव नहीं कर सकते, ये चीजें यहाँ पर की जाती है। रूल ऑफ लॉ में इकोनॉमिक रिकवरी, सेफ्टी, पॉलिटिकल रिकवरी, ये सब चलता है। जुडिशरी हेडेड बाय चीफ जस्टिस,
ठीक है। हु ओवरसीज सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये राइट है कि क्या करे। स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू, द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लेजिस्लेचर जो है ये फंडामेंटल राइट को चेक करता है, अथॉरिटी फ्रेम करता है और देखता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को। तो ये यूएसए में एग्जिस्ट करता था, फिर वहां पर क्या था, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हम चेक करते हैं रादर देन प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ दोनों अलग अलग चीज, तो इनके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे पर आगे। अब देखिए द जुडिशियल रिव्यू जो है फर्स्ट टाइम आया था मेडिसन एंड मेबरी केस में। इंडिया में ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो है जुडिशियल रिव्यू हमने खुद लिया है, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू की पावर कॉन्स्टिट्यूशन ने दी थी, हमने किसी से उठाई नहीं। आर्टिकल 13, आर्टिकल 32 और 226 इसमें तो 100%। तो सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू की पावर है, ये बेसिक फीचर में इन्होंने डाल दिया है। जुडिशियल रिव्यू इनके पास रहेगा, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा भी कोई कर्टेल नहीं कर सकता। मीनिंग ऑफ जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू जो है कॉन्स्टिट्यूशनली एक्सेप्टेड है। इसके ऑर्डर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट देता है ऑन एग्जामिनेशन कि इसको फाउंड किया जाएगा, वायलेट ना किया जा सके। कोई भी चीज अनकॉन्स्टिट्यूशनल बनेगी तो उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। चाहिए जस्टिस सैयद मोहम्मद कुरैशी ने कहा है जुडिशियल रिव्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जुडिशियल रिव्यू ऑफ द लेजिस्लेशन ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, जुडिशियल रिव्यू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन जो भी ये लोग लेते हैं। तो कोई भी अमेंडमेंट होगा तो उसका जुडिशियल रिव्यू होगा, कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर उसका होगा, कोई भी अथॉरिटीज अंदर स्टेट होगी तो उसका होगा। ये सारी चीजें करने के राइट्स हैं, इनको ये लोग करते रह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट यूज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू in the case of गोलकनाथ नेशनल बैंक नेशनलाइजेशन, प्रीवी पर्स केस, केशवानंद भारती केस, मिनर्वा मिल केस। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो था एनजेएसी 2014 में बना था, इसको भी जुडिशियल रिव्यू के द्वारा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन द्वारा इसको भी नलीफाई कर दिया था। इंपॉर्टेंस ऑफ जुडिशियल रिव्यू, अगर सुप्रीमेसी कॉन्स्टिट्यूशन की चाहिए तो इसकी जरूरत है, अगर फेडरल इक्विवेलियम बना के रखना है सेंट्रल स्टेट में तो भी जरूरत है, अगर फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करना है तो भी हमें जुडिशियल रिव्यू चाहिए, तो इनको हम बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते। दो द फेज जुडिशियल रिव्यू वर नो और बीन बी यूज्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन, सेवरल आर्टिकल इसको डिफाइन करते हैं और कुछ नहीं। आर्टिकल 13 कहता है कि लॉज जो इनकंसिस्टेंट होंगे उसे नल एंड वाइड कर दिया जाएगा। आर्टिकल 32 गारंटी देता है रिट की, जिसके द्वारा हम जुडिशियल रिव्यू को ले सकते हैं। इसके बाद आर्टिकल 131 जो था ओरिजिनल जुरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट का सेंट्रल और स्टेट के डिस्प्यूट में ले सकता है। आर्टिकल 132 एप्लीटाइट है सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल केस में। आर्टिकल 133 जो सुप्रीम कोर्ट को सिविल केस लेने के लिए कहता है। आर्टिकल 34 जुरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट का क्रिमिनल केसेस में था। 134 डील्स करता है सर्टेन केसेस जो हाई कोर्ट से ले सकते हैं। आर्टिकल 135 सुप्रीम कोर्ट को जुरिडिक्शन एक्सरसाइज करने को कहता है जो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के द्वारा बनाए गए हैं। इस तरह आर्टिकल 136 142 एडवाइस देने की, 226 रिट की राइट देता है सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट तक के लिए। 227 हाई कोर्ट को पावर देता है कि वो भी अदर कोर्ट और अदर ट्रिब्यूनल्स को रेगुलेट करे और कंट्रोल करे। तो ये सारे जो आर्टिकल हैं 245, 246, 251 ये सब पढ़ लीजिएगा, इनको रटने की कोशिश मत करना, थॉरली रीड कर लेना, आपको पता चल जाएगा इसमें कहीं ना कहीं ग्लिम्स ऑफ जुडिशियल रिव्यू दी गई है कि आप एक तरीके से इनको चेक एंड बैलेंस कर सकते हो। अब जुडिशियल रिव्यू क्यों चाहिए भाई, अगर पार्ट 3 में कोई भी चेंज किया जा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट को देखना पड़ेगा फंडामेंटल राइट में कोई भी चेंज ना हो। तो ये अथॉरिटी जो भी है इसके फ्रेम करने की उसको देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है उसके बारे में चेक एंड बैलेंस देंगे। तो इससे स्कोप है जुडिशियल रिव्यू जो है, ठीक है। इन इंडिया इज नैरोवर देन यूएसए में जो है, दो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू, क्योंकि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ रादर देन प्रोसेस एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। अब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या होता है कि ये इसे बदल सकते हैं, जो भी चेंजेस है अगर वहाँ के फेडरल कोर्ट को लगता है गलत है तो इसे चेंज कर सकते हैं, पर हमारे यहाँ प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ जो हमने रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश कर दिया उसको हम बदल नहीं सकते। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वाइड स्कोप सुप्रीम कोर्ट ग्रांट प्रोटेक्शन इन द राइट ऑफ सिविल,
दे कैन डिक्लेयर वॉलिटेटिव एंड राइट वॉइड ओनली द सब्सटेंटिव ग्राउंड। इनके पास कुछ ग्राउंड है जिसके चक्कर में से बदल सकते हैं, बाका नहीं। तो our Supreme Court, while determining the constitutional of law, however, examine only the substantive question कि ये पावर अथॉरिटी कंडक्ट होगी कि नहीं होगी। तो वहां पर क्या है, वहां पे लॉ को चेंज किया जा सकता है, हमारे इस पे सिर्फ क्वेश्चनिंग की जा सकती है इसके इम्प्लीकेशन एंड ऑल के लिए। तो एक्सरसाइज द वाइड पावर ऑफ द जुडिशियल रिव्यू, है ना, बाय द अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट इन द नेम ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, clauses made by the critics and describe the third chamber of the legislation। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये देखा जाता है कि जो भी चीज की गई है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, एर्बिडेटर है, हमें पता होना चाहिए। अमेरिकन प्रिंसिपल जुडिशियल सुप्रीमेसी का क्या है, वो इस चीज को चेंज कर सकते हैं, इस पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए। जैसे हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम रखता है, ब्रिटिश में पार्लियामेंट और यूएसए में कौन, फेडरल कोर्ट। तो फेडरल कोर्ट के पास एक पर्टिकुलर पावर है कि वो किसी भी लॉ को बदल सकता है। हमारी कंट्री में ऐसी पावर हमें नहीं दी गई, हम सिर्फ उस पर क्वेश्चन कर सकते हैं कि उसकी सुप्रीमेसी क्या है। जुडिशियल रिव्यू इन द 9th शेड्यूल। 9th शेड्यूल क्या था, 9th शेड्यूल एक बनाया गया जब चीजें बनाई जा रही थी, चीजें की जा रही थी, तो यहाँ पे क्या था, राइट टू प्रॉपर्टीज ऐसी चीजें चेंज की जा रही थी। उन्होंने कहा 31B एंड 31B में जो चीजें रखी जाएंगी और जो आपका 9th शेड्यूल में चीजें रखी जाएंगी उनको आप बदल नहीं सकते और उनको कभी भी जुडिशियल रिव्यू के अंदर नहीं ला सकते। तो ये केस चल रहा था। तो इसके बाद क्या हुआ, जब केशवानंद भारती केस आ गया 24 अप्रैल 1973 के बाद हम इन चीजों को चेंज कर सकते हैं। मतलब अब इसके बाद 9th शेड्यूल में भी जो चीजें होंगी उनको भी जुडिशियल रिव्यू के अंदर रखा जा सकता है। तो जैसे 2007 का केस हुआ था तो इसको भी जुडिशियल रिव्यू के अंदर रखा गया। 24 अप्रैल 1973 के बाद जितनी भी चीजें हैं उन सबको बेसिक स्ट्रक्चरल डॉक्ट्राइन के बाद जुडिशियल रिव्यू के अंदर रखा जाना अलाउ कर दिया गया। अब जुडिशियल एक्टिविज्म की बेटा बात होगी, वो हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको लेक्चर में कोई भी डिस्प्यूट है आप हमसे बात कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे जाकर हमें मैसेज कर सकते हैं। अगले लेक्चर तक के लिए प्लीज अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।